दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में। दोस्तों मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पर्यावरण प्रैक्टिस सेट 12 या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं 12वां जो प्रैक्टिस सेट वो आपके सामने मैं लेके आया हूं, जो कि यूपी टेट और रीट एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, जो भी इसमें आप क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या तो आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और जो आप अच्छा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का कार्य, ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है। ये आप सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि ग्राम पंचायत जो होता है वो क्या होता है। तो ग्राम पंचायत होता है कि ग्राम पंचायत शासन जो होता है, शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? शासन की सबसे छोटी इकाई होती है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। इसका काम क्या होता है? जल संसाधन का रख रखाव करना, स्कूलों का निर्माण करना, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ये सभी जो कार्य दिए गए हैं आपके जल संसाधन का रख रखाव, स्कूल का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये सभी कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायतों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। सभी क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति जो होती है उसका संबंध किससे होता है? ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से। तो जो नीली क्रांति होता है उसका संबंध किससे होता है? नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से होता है, अर्थात मछली पालन से संबंधित होता है। कौन सा? आपका नीली क्रांति। अगर आपसे पूछ लिया कि दुग्ध उत्पादन जो होता है किस क्रांति से संबंधित होता है, तो दुग्ध क्रांति जो होता है वह श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। ठीक है, नीली क्रांति संबंधित किससे होती है? मत्स्य उत्पादन से। और दुग्ध क्रांति जो संबंधित, दुग्ध उत्पादन जो है वो किससे संबंधित होता है? श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। इंद्रधनुष क्रांति जो होती है क्या होती है? इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? क्या होता है? स्वर्णिम रेशा। स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? क्या दे रखा है? चाय, कपास, जूट, रबड़। तो इसमें से जो स्वर्णिम रेशा है, स्वर्णिम रेशा कौन सा होता है? कपास जो होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कपास क्या होता है? कपास स्वर्णिम रेशा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? क्या पूछा भैया? पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को, शनि को, शुक्र या रवि। तो इसमें से जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह होता है, जुड़वा ग्रह कहने का मतलब है ऐसा ग्रह जिसका क्षेत्रफल या आकार या लंबाई चौड़ाई जो भी हो जिसके समान होती है वही क्या कहलाता है? उसका जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो इसमें से जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या होगा वो कौन सा होगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या है? शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बात देख लेते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। इसी शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि समुद्र में प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में हो जाता है या समुद्री जल प्रदूषित हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, मतलब उसके कारण क्या नष्ट हो जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा। भूमध्य वन, पतझड़ वन,
कोकड़ वन या मैंग्रोव वन। तो समुद्री प्रदूषण के कारण जो नष्ट होता है वो क्या होता है, मैंग्रोव वन होता है। क्या होता है, मैंग्रोव वन जो होता है वो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाता है। मैंग्रोव वन जो होते हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों में खारे जल जो होता है उसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, खारे जल में मैंग्रोव वन उगते हैं। ठीक है, अगर समुद्री जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, जो मैंग्रोव वन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, मैंग्रोव वन का कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, मनुष्यों की रक्षा करते हैं। कौन, मैंग्रोव वन। तो फिर से पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कर रहा है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट क्या हो जाता है, मैंग्रोव वन नष्ट हो जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं। इनका जल प्रदूषण अगर होता है तो इसका प्रभाव मैंग्रोव वन पे पड़ता है। क्या होते हैं, समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग होता है, जल जनित रोग होता है, जल जनित रोग होता है, अतिसार होता है, छोटी माता है, या रक्तस्रावता या मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें से जो जल जनित रोग होता है वो कौन सा होता है, अतिसार होता है। क्या होता है, अतिसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। जल जनित रोग होता क्या है, ऐसा रोग जो जल के द्वारा फैलता है उसे क्या कहते हैं, जल जनित रोग कहते हैं। ठीक है, जल के द्वारा, जल के दूषित होने से जो रोग फैलता है उसे क्या कहेंगे, जल जनित रोग कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि छोटी माता जो रोग है उसके किसके कारण होता है, किसके द्वारा फैलता है, तो किससे होता है, विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु द्वारा छोटी माता रोग होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया कि इसमें से जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मस्तिष्क ज्वर जो होता है किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, जल जनित रोग कौन सा है, वो अतिसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता हैं, पढ़िएगा, बंकिम चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है, आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन, भारत में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में। जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय इस गीत को एकता का प्रतीक माना गया था। क्या माना गया था, एकता का प्रतीक। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय गीत है, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो राष्ट्रीय गीत जो था वो राष्ट्रीय गीत जो था एकता का प्रतीक बन गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम बायो संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो पिलानी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, पिलानी में स्थापित किया गया था। अगर पूछ लिया कि बायोगैस संयंत्र जो होता है क्या करता है, इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। जो बायोगैस संयंत्र होता है इससे क्या होता है कि अच्छी ऊर्जा, प्रदूषण रहित ऊर्जा भी प्राप्त होती है और अच्छी खाद भी प्राप्त की जाती है। किसकी सहायता से, बायोगैस संयंत्र की सहायता से स्वच्छ ऊर्जा एवं अच्छी खाद भी प्राप्त की जाती है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, कहाँ पे, पिलानी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पिलानी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा। पोलियो का कारण, पोलियो जो होता है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन क्या दे रखा है कि जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, या कवक द्वारा, या कीटों द्वारा। तो जो पोलियो का कारण होता है, पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो का कारण होता है विषाणु। विषाणु द्वारा जो पोलियो रोग फैलता है। पोलियो क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है, जो कि वायरस होता है एक प्रकार का, जो भोजन पानी के साथ साथ शरीर में क्या कर जाता है? शरीर में प्रवेश करता है, तथा जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती हैं, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? डैमेज करता है, या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो का कारण विषाणु होता है। पोलियो से क्या हो जाता है? पोलियो जब रोग हो जाता है किसी को, तो उसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे क्या होता है? मांसपेशियों जो होती है, मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। पोलियो का कारण क्या होता है? पोलियो का कारण होता है विषाणु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? ठीक है, नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, या वायरस। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है वो क्या करती है? वो नीली हरी शैवाल जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो दोनों आप युग्म दिए गए हैं या जोड़े दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि पौधों को जंतुओं से अलग करता है? अर्थात कौन बताता है कि पौधे जो होते हैं वो जंतुओं से अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? ऑप्शन देखिएगा। श्वसन तथा प्रजनन, क्लोरोफिल तथा रसायनी, केंद्रक तथा कोशिका कला, कोशिका तथा सेंट्रोसोम। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरोफिल तथा रसायनी जो होती है वो पौधों को जंतुओं से अलग करती है। क्या होता है? ये पौधों में पाई जाती हैं लेकिन जंतुओं में नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं लेकिन जंतुओं में नहीं पाए जाते। ठीक है, इसी कारण क्या होते हैं? ये पौधों को जंतुओं से अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरक्षण तथा विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्या कर रहा है? संरक्षण या सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे तथा नहीं, यहाँ पे एवं होगा। क्या होगा? वह कह लीजिए या एवं कह लीजिए। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन पढ़िए क्या दे रखा है। सरला बहन, या वंदना शिवा, जिम कार्बेट, या रस्किन बॉन्ड। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा सरला या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? वो सरला तथा विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। कौन है? सरला बहन जो क्या है? संरक्षण तथा विनाश पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, जो संरक्षण या विनाश पुस्तक है उसमें क्या दिया गया है? यह पुस्तक जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कौन से संरक्षण या विनाश पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक सरला बहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा। भारत में युद्धों की कमी का कारण क्या है? चलिए बताते हैं कि
क्या है, गिद्धों की कमी का कारण क्या है। जो भारत में ढेर सारी मात्रा में गिद्ध दिखाई देते थे वो आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, या तो एकदम कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि जो गिद्ध जो है उनकी कमी हो रही है, या तो कहीं कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, पढ़िएगा इसमें से। कह रहा है जानवरों को दर्द निवारक दवा दिया जाता है, इसके कारण इनकी कमी हो रही है। जीवाणु संक्रमण द्वारा, या विषाणु संक्रमण, या जानवरों को इंस्ट्रोजन देने से। ठीक है, तो जो गिद्धों की कमी हो रही है वो किसके कारण हो रही है, जानवरों को दर्द निवारक दवा देने से क्या हो जा रहा है, गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी। दर्द जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जाती है वो एक प्रकार की औषधि होती है, जिसको जानवर खाते हैं और जो खाने के बाद जब मर जाते हैं तो इनको भोजन के रूप में जो गिद्ध होते हैं इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जिसके कारण वो गिद्धों की भी मौत हो जा रही है। इस कारण गिद्धों की संख्या क्या हो जा रही है, गिद्धों की संख्या में कमी हो जा रही है। तो कह सकते हैं भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या होता है, जानवरों को दर्द निवारक देना। जो दर्द निवारक दवा दी जाती है उसी कारण क्या हो रहा है, गिद्धों की संख्या में कमी हो जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। विषुवत-रेखी वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि जो विषुवत रेखी वन है उसको ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन पढ़िएगा क्या कह रहा है, चैपरेल, फजेंडा, या मैक्सविस सेल्वास। तो जो विषुवतीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील जो है ब्राज़ील में कहवा के बागान होते हैं ना, कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं, फजेंडा। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। विषुवतीय रेखी वनों को ब्राज़ील में फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आदम का पुल या आदम का जो पुल है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आदम का जो पुल है वो कहाँ पे स्थित है। आदम का पुल जो है आपका वो स्थित है भारत एवं श्रीलंका के बीच में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, आदम का जो पुल है वो कहाँ पे स्थित है, आदम का पुल जो कहाँ पे स्थित है वो ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में, भारत एवं श्रीलंका में, या भारत एवं म्यांमार में। तो जो आदम का पुल है वो कहाँ पे स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान राम द्वारा निर्मित करवाया गया था। कौन सा पुल, आदम का जो पुल था वो जो भगवान राम थे उनके द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, भगवान राम द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा, भगवान राम के द्वारा निर्मित। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो आदम का पुल था उसको किसने निर्माण करवाया था, भगवान राम ने निर्माण करवाया था। और आदम का पुल स्थित कहाँ पे है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। जो श्वेत फेफड़ा कैंसर रोग होता है वो कैसे होता है। ठीक है, क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहा है कि एस्बेस्टस द्वारा, पेपर से, टेक्सटाइल से, या सिलिका से। तो जो श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होने का कारण क्या होता है, टेक्सटाइल जो कंपनियां होती हैं, टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं, सांस लेते हैं तो उस सांस की सहायता से रुई के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, रुई के छोटे छोटे टुकड़े जाके उनकी श्वास नली में जो जमा हो जाते हैं, तो इसी कारण क्या हो जाता है, उनको श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप कि टेक्सटाइल कंपनी जो होती है, टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको क्या होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर रोग होता है। ठीक है, क्योंकि वो जब सांस लेते हैं तो उनकी सांस की सहायता से जो रुई के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी श्वास नली में जाके एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन को।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। ऑप्शन पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फ्रांस। तो जो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहते हैं, नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मध्य रात में भी सूर्य दिखाई देता है। क्या होता है कि नॉर्वे में मध्य रात में भी सूर्य दिखाई देने के कारण इसे क्या कहते हैं, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर ऐसा है जिसे महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है, जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर या उदयपुर। तो जो कोलकाता है उसे क्या कहते हैं, कोलकाता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कोलकाता को। कोलकाता क्या कहते हैं, भारत में महलों के शहर के नाम से किसको जानते हैं, कोलकाता को। कोलकाता अगर पूछ लिया कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप कह सकते हो क्या है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी है उसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। किसके, हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। कोलकाता जो है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। किसकी राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये कह सकते हैं कोलकाता जो है वो पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह भी कोलकाता ही है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कोलकाता जो है पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। राजस्थान केमिकल वर्क्स कहाँ पे स्थित है, डिडवाना, नासिक, बाड़मेर या पर्वतसर में। तो कहाँ पे स्थित है राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स। जो राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, डिडवाना, डिडवाना में स्थित है। डिडवाना कहाँ पे स्थित है, डिडवाना नागौर में स्थित है। कहाँ पे, नागौर, नागौर के डिडवाना में स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, डिडवाना में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत में नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव स्थल, मतलब जो यहाँ पे उत्पन्न नहीं हुआ है या जो यहाँ पे शुरुआत से जन्मा नहीं है। ठीक है, या पैदा नहीं हुआ है। आम, नारियल, केला, स्ट्रॉबेरी। तो जो आम हुआ या नारियल, केला हुआ, इन सब का जो उद्भव स्थल है वो क्या है, भारत है। क्या है, भारत है। बाकी जो स्ट्रॉबेरी बच रहा है इसका उद्भव स्थल कहाँ पे है, ये जबकि स्ट्रॉबेरी का उद्भव स्थल यूरोप से है। कहाँ पे है, यूरोप। अगर पूछ लेता है कि स्ट्रॉबेरी जो है उसका उद्भव स्थल, मूल उद्भव स्थल कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन कह रहा है एक बार फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है। तो आम, नारियल, केला, स्ट्रॉबेरी। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रॉबेरी जो है उसका मूल उद्भव स्थल भारत नहीं है, जबकि इसका मूल उद्भव स्थल क्या है, यूरोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि कश्मीरी चोंगा कहलाता है, कश्मीरी चोंगा जो है वो क्या कहलाता है, किसे कश्मीरी चोंगा कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी चोंगा कहलाता है अचकन, बुगतरी, अंगरखी या फीरन। तो जो कश्मीरी चोंगा होता है, फीरन को क्या कहते हैं, फीरन, कश्मीरी चोंगा। सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिएगा कि, चलिए आपको बताते हैं कि कश्मीरी चोंगा होता क्या है। तो कश्मीरी चोंगा घुटने तक पहना जाने वाला एक लंबा कुर्ता होता है। जो कश्मीर में रहने वाले लोग क्या होते हैं, एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं जो घुटने के नीचे तक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कश्मीरी चोंगा कहा जाता है। जो कि कढ़ाई से युक्त होता है, मतलब उसमें ढेर सारी कढ़ाई की गई होती है। इसे ही क्या कहते हैं, फीरन कहा जाता है। क्या कहते हैं,
फ़ीरन कहते हैं। तो जो कश्मीरी चोंगा होता है वो क्या कहलाता है? फ़ीरन कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल टेच हिंदी लर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।